हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श के काव्य खंड से लिया गया 8वां चैप्टर कर चले हम फिदा। इसकी हम करेंगे एक्सरसाइज, इसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? जो ये गीत है कर चले हम फिदा, इसकी कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, मतलब जो ये गीत लिखा गया है इसके पीछे की कोई कहानी है? तो उत्तर होगा हाँ, इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। सन 1962 में क्या हुआ था? चीन ने भारत पर आक्रमण किया था और इसी युद्ध में अनेक भारतीय सैनिक थे, उन्होंने भारत चीन सीमा पर लड़ते लड़ते अपना अमर बलिदान दिया था। तो इस युद्ध में बहुत से भारतीय वीर सैनिक थे, वो मारे गए थे, शहीद हो गए थे। और इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर जो चेतन आनंद थे उन्होंने हकीकत फिल्म बनाई थी। तो जो हकीकत फिल्म है उसमें इस युद्ध के बारे में सारा कुछ दिखाया गया है। तो इस फिल्म में भारत चीन युद्ध के यथार्थ को मार्मिकता के साथ दर्शाते हुए उसका परिचय जन सामान्य से करवाया गया है। तो जो ये फिल्म है, जब हम इसको देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, सामने बैठे हुए भारत चीन का युद्ध देख रहे हैं। जैसा उनको दिखाना चाहिए था बिल्कुल उन्होंने वैसा ही दिखाया है और इस युद्ध को उन्होंने बहुत ही मार्मिकता के साथ दिखाया है और जन सामान्य से इसका परिचय कराया है। तो इस फिल्म को देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि चीन ने भारत पर किस तरह से आक्रमण किया था और भारतीय सैनिक कैसे शहीद हुए थे। तो सारा कुछ हमें हमारी आंखों के सामने ऐसा दिखाई देता है जैसे कि हम सामने देख रहे हों भारत चीन का युद्ध होते हुए, बिल्कुल यथार्थ दिखाया है। इसी फिल्म के लिए विशेष शायर जो कैफ़ी आज़मी हैं, उन्होंने कर चले हम फिदा नामक मार्मिक गीत लिखा था। तो इसी फिल्म के लिए जो बहुत ही प्रसिद्ध शायर थे कैफ़ी आज़मी जी, उन्होंने कर चले हम फिदा जो नामक ये गीत है, बहुत ही मार्मिक गीत है, हमारे दिल को छूता हुआ जो ये गीत है वो लिखा था। तो इस गीत की जो पृष्ठभूमि है वो कैसी है? ऐतिहासिक है, ये बात सही है, क्योंकि इस गीत में जो कुछ हो चुका है उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, बताया गया है। आपका अगला प्रश्न है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? तो सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में जो हिमालय है वो भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। तो 1962 में भारत चीन का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? हिमालय की घाटियों में हुआ था। तो हमारे बहुत से वीर सैनिक थे, इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे लड़ते लड़ते। तो हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भारतीय जवानों ने क्या किया था? बहुत बहादुरी से युद्ध किया था हालांकि, लेकिन कई हमारे जो वीर सैनिक थे वो इस युद्ध में मारे गए थे और हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भारतीय जवानों ने बहादुरी एवं बलिदान की अनोखी जो मिसाल थी वो कायम की थी। तो भारतीय सेना के वीर जांबाजों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भारत के सम्मान की रक्षा की थी और जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने जो ये युद्ध था बहुत वीरता के साथ लड़ा था और जो हिमालय है उसका सिर झुकने नहीं दिया। तो ये जो पंक्ति है, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, वो क्या है? हिमालय के मान सम्मान का प्रतीक है। आपका अगला प्रश्न है कि इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? तो इस गीत में धरती को दुल्हन इसलिए कहा गया है, जैसे एक दूल्हा होता है वो अपनी दुल्हन को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसी प्रकार भारतीय सैनिक भी धरती रूपी दुल्हन को पाने के लिए तथा उसके मान सम्मान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को उत्सुक थे। इस धरती को पाना ही उनका क्या था? एकमात्र लक्ष्य था। जैसे कि दुल्हन को पाने का एकमात्र लक्ष्य किसका होता है? दूल्हे का होता है। उसी तरह जो वीर सैनिक है उनका भी एकमात्र लक्ष्य यही था कि हमारी जो धरती है उसका हमें क्या करना है? ख्याल रखना है, उसके मान सम्मान की रक्षा करनी है। तो भारतीय सैनिकों ने अपने बलिदान के खून से क्या किया? धरती रूपी दुल्हन की मांग भरी थी, बहुत अपना खून बहाया था इस युद्ध में और जो पृथ्वी है वो खून से लाल हो गई थी। तो जिस तरह से दूल्हा अपनी दुल्हन की मांग भरता है, उसी तरह से जो कवि हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि भारतीय सैनिकों ने क्या किया? अपने बलिदान के खून से धरती रूपी दुल्हन की मांग भरी थी। अतः सैनिक
सैनिक देश की रक्षा करते हुए मौत को गले लगाकर धरती को ही अपनी क्या करते हैं, दुल्हन स्वीकार करते हैं। तो इस गीत में जो धरती है उसको दुल्हन की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं। तो कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम उनको हमेशा गाना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, वो हमें जीवन भर याद रह जाते हैं। तो उत्तर होगा जीवन भर याद रह जाने वाले जो गीत होते हैं वो हृदय को स्पर्श करने वाले होते हैं। उनकी जो भाषा होती है और जो संगीत होता है उनमें आपस में जो तालमेल होता है बहुत ही अद्भुत होता है और जो व्यक्ति के अंतर मन में स्वतः ही प्रवेश कर जाता है। तो जो इसका संगीत होता है, इसकी जो भाषा होती है वो इतनी अद्भुत होती है, इतना अच्छा होता है कि हमारे अंतर मन में स्वयं ही प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह गीतों के बोल कैसे होते हैं, सरल होते हैं, प्रभावोत्पादक जो शैली होती है वो होती है। तो जो गीत हमारे हृदय को छूते हैं उनकी जो शैली है प्रभावोत्पादक होनी चाहिए, हमें प्रभावित करने वाली होनी चाहिए और उसकी भाषा सरल होनी चाहिए ताकि जो ये गीत हैं वो व्यक्ति की जुबान पर आसानी से चढ़ सकें। अगर भाषा कठिन होगी तो हम उसको गा नहीं पाएंगे, अगर हमें प्रभावित नहीं करेंगे गीत तो हम उनको सुनेंगे ही नहीं। तो जो गीत होते हैं जो हमारे हृदय को छूते हैं उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और प्रभावोत्पादक शैली में ऐसे गीत लिखे होने चाहिए। तो इन गीतों का विषय जीवन के मर्म स्पर्शी पहलुओं से जुड़ा होना चाहिए। तो ऐसे गीत हृदय की गहराइयों में क्या होता है, समा जाते हैं और इन गीतों के सुर, लहरियाँ संपूर्ण मन मस्तिष्क को सकारात्मकता से ओतप्रोत कर देती हैं। तो जो ऐसे गीत होते हैं जब हम इनको सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या होती है, सकारात्मक जो ऊर्जा है वो आती है, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है मन को। तो इन गीतों के सुर, लहरियाँ संपूर्ण मन मस्तिष्क को सकारात्मकता से ओतप्रोत कर देती है और गीत जो है वो जीवन भर हमको याद रह जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है। तो उत्तर होगा कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग दूसरे जो सैनिक साथी हैं और देशवासी हैं उनके लिए किया है। तो घायल सैनिक मातृभूमि पर स्वयं को न्यौछावर करते हुए मृत्यु को गले लगा रहे हैं। तो ये घायल सैनिक हैं वो अपने देशवासी साथी हैं, वो उनसे कह रहे हैं कि तुम्हें अब क्या करना है, इस देश की रक्षा करनी है। तो ये घायल सैनिक अपने देशवासी साथियों पर देश की रक्षा का भार सौंप कर ही दम तोड़ना चाहते हैं। तो घायल सैनिकों की अपने साथियों से अपेक्षा है, उनको उम्मीद है कि उनकी मृत्यु के पश्चात, उनकी मृत्यु के बाद देश की रक्षा कर अपने कर्तव्य का जो हमारे सैनिक हैं, हमारे देशवासी हैं, वो क्या करेंगे, निर्वाह करेंगे, हमारे जाने के बाद इस देश की रक्षा करेंगे। यदि अन्य साथी इनके बलिदान के पश्चात देश के सम्मान को बनाए रखेंगे तो इनकी जो कुर्बानियां हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि इनके मरने के बाद अगर हमारे देश की जो रक्षा का भार जो कि हम पे, अगर हम ध्यान नहीं देंगे, अपने देश की रक्षा नहीं करेंगे, तो ये जो घायल सैनिक हैं जिन्होंने इतनी वीरता से युद्ध किया, तो इनकी जो कुर्बानियां हैं वो बेकार चली जाएंगी। तो उनका कहना यही है कि हमारे जाने के बाद हमारे जो देशवासी हैं, सैनिक हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, अपनी देश की रक्षा का जो भार है उनको उठाना चाहिए। तो जो ये घायल सैनिक हैं अपने देशवासी साथियों पर देश की रक्षा का भार सौंप कर ही दम तोड़ना चाहते हैं। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो साथी जो शब्द है उसका संबोधन दूसरे सैनिक साथियों और जो देशवासी हैं उनके लिए करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि इस गीत में जो काफिला शब्द आया है उसमें जो कवि हैं वो किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कर रहे हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि काफिला शब्द का अर्थ क्या होता है। तो काफिले शब्द का अर्थ है यात्रियों का समूह। तो कवि ने इस कविता में देश के लिए न्यौछावर होने वाले अर्थात देश के मान सम्मान व रक्षा की खातिर अपने सुखों को त्याग कर मर मिटने वाले बलिदानियों के काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है। तो हमारे देश के जो वीर सैनिक हैं उन्होंने अपने सुखों को त्याग दिया, अपने देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दे दी। तो वो चाहते हैं कि जो ये काफिला है बलिदानियों का वो क्या हो, आगे
बढ़ता रहे। ऐसा ना हो हमारे जाने के बाद जो देश के और सैनिक हैं, देशवासी हैं, वो इस काफ़िले को यहीं पर रोक दें। तो और भी जो लोग हैं वो अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दें। तो कवि का मानना है कि बलिदान का जो ये क्रम है वो निरंतर चलते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश तभी सुरक्षित रह सकता है जब बलिदानियों के काफ़िले शत्रुओं को परास्त कर तथा विजयशील को हासिल कर आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमारा देश कब सुरक्षित रहेगा? जब हम अपने देश के लिए बलिदान करते रहेंगे, शत्रुओं से हम मुकाबला करते रहेंगे, जो बलिदानियों का काफ़िला है वो आगे बढ़ता रहेगा, तभी हमारा जो देश है वो सुरक्षित रहेगा। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो बलिदानियों के काफ़िले को आगे बढ़ाते रहने की बात कर रहे हैं। आपका अगला प्रश्न है, सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? तो इस गीत में जो सर पर कफन बांधना है वो किस ओर संकेत करता है? सर पर कफन बांधने का अर्थ होता है मृत्यु के लिए तैयार रहना। तो इस गीत में सर पर कफन बांधना देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने की ओर संकेत करता है। तो सर पर कफन बांधना इस गीत में किस ओर संकेत करता है कि हमें अपने देश के लिए सब कुछ बलिदान कर देना चाहिए। देश के खातिर स्वयं को न्यौछावर करने वाला बलिदानी अपने प्राणों का मोह त्याग कर क्या करता है? कुर्बानी की राह पर निडरता से बढ़ता चला जाता है। तो जो बलिदानी होता है, जो अपने देश से प्रेम करता है, वो अपने प्राणों का मोह नहीं करता, अपने देश के लिए वो कुर्बानी दे देता है बिना डरे हुए। तो उसे मौत का भय नहीं होता, उसको ये नहीं लगता कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो वो देश के मान सम्मान की खातिर हर समय मर मिटने को तैयार रहता है। तो वो सर पर कफन बांध कर निकलता है, मतलब उसको इस बात की चिंता नहीं है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है। आपका अगला प्रश्न है कि इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। मतलब इस कविता का क्या प्रयोजन है, ये कविता क्यों लिखी गई है, वो आप अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रस्तुत कविता उर्दू के प्रसिद्ध कवि कैफी आज़मी द्वारा रचित है। तो यह गीत युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया है। तो इस फिल्म के लिए उन्होंने ये गीत लिखा था। इस कविता में कवि ने उन सैनिकों के हृदय की आवाज़ को व्यक्त किया है जिन्हें अपने देश के प्रति किए गए हर कार्य, हर कदम, हर बलिदान पर गर्व है। इसलिए इन्हें प्रत्येक देशवासी से कुछ अपेक्षाएं हैं कि उनके इस संसार से विदा होने के पश्चात, उनके इस संसार से जाने के बाद जो देशवासी हैं, जो वीर सैनिक हैं, वो क्या करेंगे? इस देश की आन बान और शान को आँच नहीं आने देंगे। तो इस देश की आन बान और शान पर वो आँच नहीं आने देंगे, बल्कि समय आने पर अपना बलिदान देकर देश की रक्षा करेंगे। तो इस गीत को लिखने का जो कवि हैं उनका प्रयोजन यही है कि हमारे देश के जो वीर सैनिक थे, जिन्होंने इस देश की खातिर अपने प्राणों की बाजी लगा दी, इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो बेकार ना जाएं। जो देशवासी हैं, जो वीर सैनिक हैं, जब भी ज़रूरत हो इस देश की उनको, तो वो आगे आएँ, अपना बलिदान दें और इस देश की आन बान शान पर आँच ना आने दें, बल्कि इस समय आने पर अपना बलिदान देकर देश की रक्षा करें। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।